we start now. Or last time we were talking about Saptan chart, D7 chart, and it's a very important chart from Progeny point of view. और हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे उसमें, जो कैसे हम लोग देखते हैं उसको, किस तरह से हम वेरियस क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। और उसमें जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ जो लास्ट वाली चीजें थी कि सप्तांश चार्ट का लग्न स्ट्रांग होना चाहिए अगर प्रोजेनी का सुख होना है। दूसरा ये था कि अगर मेल प्रोजेनी का सुख मिलना है तो लग्न के अलावा जो सप्तांश चार्ट में जुपिटर का प्लेसमेंट भी ठीक होना चाहिए। तीसरा ये था कि जब जो प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण से एसोसिएटेड हैं इन द D7 चार्ट, उनकी जब दशा या अंतर्दशा ऑपरेट होती है तो उस दशा में प्रोजेनी होने की संभावना होती है, प्रोवाइडेड दीज प्लैनेट्स आर सफिशिएंटली स्ट्रांग। और फिर हमने कहा था कि अगर ऐसे रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ चालू है, अगर ऐसे प्लैनेट अगर मेल प्लैनेट हैं और मेल साइन में या ऑड साइन में प्लेस्ड हैं तो मेल प्रोजेनी होती है, और अगर फीमेल प्लैनेट हैं और अगर फीमेल साइन में या इवन साइन में प्लेस्ड हैं तो फीमेल प्रोजेनी होती है। और अगर उल्टा हो कि मेल प्लैनेट इन द फीमेल साइन और द फीमेल प्लैनेट इन द मेल साइन, देन इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट कि प्लैनेट आपके कितने स्ट्रांग हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था। एंड और इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि 9th हाउस और वीनस भी स्ट्रांग होना चाहिए D7 चार्ट में, और अदरवाइज अगर वीनस या 9th हाउस स्ट्रांग नहीं है तो इट में आल्सो रिजल्ट इन डिले और डिनायल ऑफ प्रोजेनी। फिर कहा था कि लॉर्ड ऑफ 9th हाउस अगर 8th हाउस के साथ एसोसिएटेड होता है तो प्रोजेनी बाय अडॉप्शन, और अगर मेल के हॉरोस्कोप में अगर असेंडेंट का लॉर्ड 6th हाउस में होता है तो द नेटिव में नॉट बी इंक्लाइंड टू हैव चिल्ड्रन, और फीमेल के केस में अगर लग्न का लॉर्ड 10th हाउस में होता है D7 चार्ट में, देन दैट फीमेल में आल्सो नॉट बी इंक्लाइंड टू हैव चिल्ड्रन। और अगर लॉर्ड ऑफ असेंडेंट अगर 8th हाउस में होता है तो डिसीज इज द मेन कॉज फॉर डिले और डिनाइल। और लास्ट में हमने कहा था कि मून जो है वो सिग्निफिकेटर है मदरहुड का, और अगर D7 चार्ट में अगर मून का बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होता है तो उस केस में भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिले और डिनाइल और इवन डिनाइल ऑफ प्रोजेनी एक्चुअली। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से हम लोग डील करेंगे कि कैसे ये एप्लीकेबल है। दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ सम फीमेल, और इसमें वन मेल इज born in the Ketu Mercury, another is a Ketu Jupiter. So we'll see the chart actually. ये आप देख रहे हैं D1 चार्ट है, और जब भी हम प्रोजेनी की बात करेंगे तो हम 5th हाउस को एग्जामिन करेंगे और 5th हाउस के साथ साथ जुपिटर की पोजीशन को एग्जामिन करेंगे, और अगर ये दोनों चीजें इंडिकेट करती हैं कि प्रोजेनी का सुख है, देन वी गो टू द सप्तांश चार्ट। तो इसमें अगर आप लोग देखें कि 5th हाउस की क्या पोजीशन है, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए अपना ऑडियो, और ऑडियो वीडियो अनम्यूट करके एंड यू कैन इंटरेक्ट आल्सो, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया होगा आपको कैसे देखते हैं हम लोग। तो इसमें आप 5th हाउस की पोजीशन बताइए। कैन समबडी से अबाउट द 5th हाउस कि क्या पोजीशन है 5th हाउस की? सर जुपिटर और मून का एक्सचेंज है शायद। वंडरफुल, या इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। ये लगन कुंडली बताएंगे सर, लगन कुंडली बताएंगे एक बार? हाँ, 8 नंबर है साइन लगन, और 4th हाउस में केतु है, 5th हाउस में मून है, 8th हाउस में मार्स है, और 9th हाउस में सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर है, 10th हाउस में सैटर्न, राहु है। तो जैसे रवि जी ने कहा कि सैटर्न राहु 10th हाउस, अच्छा सर, ठीक इन द 10th हाउस। तो जैसे रवि जी ने बताया कि यही हमें पकड़ना है, जो मेन पॉइंट होते हैं जो हॉरोस्कोप के, कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एक्चुअली कि यहाँ पर 5वें और 9वें घर का एक्सचेंज है, और 5th और 9th हाउस का एक्सचेंज मीन्स समथिंग। इट्स अ वंडरफुल राजयोग, इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी गुड राजयोग एक्चुअली।
और एक चीज और है सर, यहाँ पे जुपिटर जो है 9th हाउस से अपने घर 5th हाउस को देख भी रहा है, अपने साइन को। हाँ, और जुपिटर का एस्पेक्ट भी है, वेरी गुड। एग्जॉल्टेड जुपिटर है। हाँ, एक्सॉल्टेड जुपिटर है, और जुपिटर का जो है वो एस्पेक्ट है 5th हाउस के ऊपर, हाँ जी, 5th हाउस कारक है, उसके ऊपर एस्पेक्ट है। अब नरेश जी और रवि जी के अलावा कोई और बताइए। मंगल उच्च का, हाँ जी, मंगल उच्च का हो गया? मंगल उच्च का कहाँ है? नहीं, ओके, अच्छा वो 10 नंबर नहीं है। नहीं, 3 नंबर है मंगल 8th हाउस में, इट्स नॉट एक्सॉल्टेड एक्चुअली। एनीबडी एल्स? राजेश जी, आप भी अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए कुछ। नहीं क्लियर हो रहा साहब अभी तो कुछ। तो इसमें जैसा कहा रवि जी ने और नरेश जी ने कि अगर हम 5th हाउस को देखना है प्रोजेनी के सुख के बारे में, तो 5th हाउस में मून का प्लेसमेंट है पहली चीज, एंड देयर इज एस्पेक्ट ऑफ ओनली जुपिटर विच इज द सिग्निफिकेटर ऑफ प्रोजेनी। इसके अलावा कोई दूसरे प्लैनेट का या कोई भी मैलिफिक एस्पेक्ट नहीं है, पहली चीज। फिर सेकेंडली हम लॉर्ड को देखते हैं कि लॉर्ड की क्या पोजीशन है। तो लॉर्ड इसका जुपिटर है, 12 नंबर साइन है, पाइसेस साइन है, तो लॉर्ड जुपिटर हो गया। और जुपिटर इज प्लेस्ड इन द 9th हाउस इन एक्सॉल्टेशन, प्लेस्ड इन द 9th हाउस इन एक्सॉल्टेशन। तो इट्स अ वंडरफुल पोजीशन ऑफ जुपिटर। और वैसे भी अगर एक त्रिकोण का लॉर्ड दूसरे त्रिकोण में प्लेस्ड हो तो इट्स अ वेरी पावरफुल राजयोग एक्चुअली। तो लॉर्ड भी हो गया। अब कारक है जुपिटर, कारक भी जुपिटर ही है, तो जुपिटर की पोजीशन हमने देख ली, एक्सॉल्टेड है, एंड इट इज विद ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स। कोई मेलिफिक प्लैनेट का ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, एक्सेप्ट कि ये हैम्ड भी है। आप देखिए यहाँ पर ये जो 9th हाउस है, 9th हाउस इज हैम्ड विद ऑल द मेलिफिक्स, बट 9th हाउस के ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी बहुत है। तो हम ये नहीं कह सकते अगर ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता तो देन वी कुड हैव सेड कि ये बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है, ये हैम्ड है बिटवीन टू मेलिफिक प्लैनेट्स, जिसको हम पाप कतरी योग कहते हैं। बट यहाँ पर शुभ प्रभाव भी बहुत ज्यादा है, सारे बेनिफिक्स का उसका इफेक्ट है। तो फ्रॉम दैट एंगल इट्स नॉट ए बैड हाउस एक्चुअली। तो ये दोनों चीजें इंडिकेट करती हैं कि प्रोजेनी का सुख है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कोई भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है 5th हाउस के ऊपर या उसके लॉर्ड के ऊपर या उसके कारक के ऊपर। अब हमें सप्तांश चार्ट देखना है कि ये जो चीजें हैं जो यहाँ पर इंडिकेटेड हैं, वेदर दीज आर कंफर्म्ड बाय द सप्तांश चार्ट और नॉट। तो यहाँ पर ये सप्तांश चार्ट है, और सप्तांश चार्ट में हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट इज द लग्ना। लग्न हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। लग्न खुद बैठा वीनस, राइट, लग्न का लॉर्ड वीनस वहां पर खुद बैठा हुआ है, तो नेचुरली इट्स वन ऑफ द वेरी गुड पोजीशन ऑफ लग्न कि उसका लॉर्ड वीनस जो है वहीं पर प्लेस्ड है, और लग्न स्ट्रॉन्ग हो गया। देन अगर मेल प्रोजेनी के लिए वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ जुपिटर आल्सो, कि व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द D7 चार्ट। और अगर D7 चार्ट में जुपिटर इज वेल प्लेस्ड देन ओनली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेल प्रोजेनी, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर जुपिटर तो इसमें वर्गोत्तम भी है। वंडरफुल कि जुपिटर यहाँ पर वर्गोत्तम है। यहाँ भी देखिए 4 नंबर साइन में है और यहाँ भी 4 नंबर साइन में, तो एक्सॉल्टेड होके वर्गोत्तम, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई जुपिटर की। इट इज प्लेस्ड इन द उपाचय स्थान, तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। और कोई भी ऐसा राहु का है मेलिफिक इन्फ्लुएंस, बट ये वर्गोत्तम होने की वजह से एंड बीइंग प्लेस्ड इन द उपाचय स्थान इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल प्लैनेट एक्चुअली। तो जुपिटर का प्लेसमेंट भी यहाँ देखा आपने सप्तांश चार्ट में अच्छा है, तो आपने कहा कि मेल प्रोजेनी का सुख मिलेगा। अब जब दशाएं अगर आप देखिए, when she got married she was running the period of केतु। ये पीरियड चल रहा था केतु का पीरियड, और जैसे अभी आपने देखा कि एक जो चाइल्ड है, एक केतु जुपिटर के पीरियड में हुआ और एक चाइल्ड जो है केतु मरकरी के पीरियड में हुआ। और हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया पहले भी कि केतु जो है ये
कोई भी जो मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उससे संबंधित कोई सुख नहीं देता। और नॉर्मल कोर्स में भी आप देखते हैं कि जब केतु की दशा ऑपरेट होती है तो लाइफ का कोई भी जो मटेरियल एस्पेक्ट होता है, पैसा है, प्रमोशन है, शादी है, बच्चा है, नॉर्मली नहीं मिलता एक्चुअली में, बिकॉज केतु बेसिकली एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और केतु की दशा में हम ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते एक्चुअली में। और वैसे भी केतु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, 4th हाउस में है, इट्स नॉट सपोज टू बी ए वेरी गुड पोजीशन। और नॉर्मल केस में अगर जब हम लग्न चार्ट को देखेंगे और ये कहेंगे कि केतु की दशा ऑपरेट हो रही है जब मैरिज हुई है और मैरिज के कई साल तक केतु की दशा रहेगी, तो नॉर्मली हर व्यक्ति यही कहेगा, हर एस्ट्रोलॉजर यही कहेगा कि केतु की दशा में संतान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि केतु जो है इस टाइप के सुख हमें नहीं देता है राइट। बट जब हम यहाँ सप्तांश चार्ट को देखते हैं तो केतु इज प्लेस्ड इन द लग्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन कि केतु का जो प्लेसमेंट ही लग्न में है। और मैंने कहा कि सप्तांश चार्ट में जो भी प्लैनेट मैलिफिक हो, बेनिफिक हो, कोई भी हो, जो प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनकी जब दशा अंतरदशा ऑपरेट होती है उस टाइम प्रोजेनी की संभावना होती है। तो केतु बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर प्रोजेनी हियर, जो कि नॉर्मल केस में अगर हम कोई भी हॉरोस्कोप देखेंगे तो नेचुरली एवरीबॉडी विल से कि केतु की दशा ऑपरेट हो रही है, इसमें संतान होने में बहुत टाइम लगेगा, अभी शादी ऐसे टाइम में हुआ है जब केतु की दशा ऑपरेट हो रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन यही होगा कि केतु की दशा में संतान होने की संभावना नहीं है। बट केतु क्योंकि यहाँ लग्न में प्लेस्ड है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो यहाँ प्रोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से केतु बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट नाउ। प्रोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से केतु बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। और वही हुआ कि केतु की दशा में लड़का हुआ। और दूसरा यह है कि मैंने कहा कि एक केतु मरकरी में हुआ है, एक केतु जुपिटर में हुआ है। तो नाउ हाउ दिस मरकरी एंड जुपिटर आर आल्सो कनेक्टेड विद द केंद्र एंड त्रिकोण इन दिस हॉरोस्कोप? कोई भाटिया जी के अलावा और कोई बताएगा कि हाउ? बोलने वाला था है? हाँ, मैं बोलने वाला था। हाँ, नहीं, आपके अलावा थोड़ा सा बाकी लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेक्ट जुपिटर मार्करी को एस्पेक्ट कर रहा है इसलिए। हाँ जी, जुपिटर मार्करी को एस्पेक्ट कर रहा है। उच्च राशि में बैठा है। what I am saying कि how these are related with the केंद्र and त्रिकोण in the D7 chart. How these planets are related with केंद्र and त्रिकोण in the D7 chart. सर केतु की 5th एस्पेक्ट है 5th हाउस से। नहीं, केतु तो खत्म हो गया, केतु तो ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ मरकरी और जुपिटर, उनका संबंध केंद्र और त्रिकोण से कैसे है इस हॉरोस्कोप में? मरकरी 5th हाउस को तो एस्पेक्ट दे रहा है। मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, पहली चीज। एस्पेक्ट भी कर रहा है। हाँ, एस्पेक्ट भी कर रहा है, बट इट्स अ लॉर्ड आल्सो, तो त्रिकोण से संबंध हो गया। जुपिटर 11th हाउस और जुपिटर जो है मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है। हाँ। जुपिटर जो है वो जो 5th हाउस का लॉर्ड है उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो दोनों प्लैनेट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि प्रोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोजेनी देने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने ये भी कहा कि इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट, कि अगर मेल प्लैनेट मेल साइन में है तो इसे मेल प्रोजेनी, या फीमेल प्लैनेट फीमेल साइन में है तो फीमेल प्रोजेनी। बट यहाँ पर आप मरकरी और जुपिटर को देखिए, दोनों मेल प्लैनेट हैं, but both are placed in the female sign. Both are male planet, but both are placed in the female sign. तो वो straight away applicable नहीं हुआ। Then I told you कि then we have to see the strength of the planet. कि planet कितना strong है। But क्योंकि यहाँ पर मरकरी और जुपिटर दोनों ही बहुत strong planet हैं, क्योंकि मरकरी का वैसे भी प्लेसमेंट यहाँ पर 9th हाउस में भी है, और यहाँ पर इट इज एस्पेक्टेड बाय द वर्गोत्तम जुपिटर आल्सो। तो दोनों ही प्लैनेट मरकरी और जुपिटर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और इसलिए जो मेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मेल प्लैनेट फीमेल साइन में प्लेस्ड है, इन केस दैट प्लैनेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देन इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ प्लैनेट एक्चुअली।
तो इस केस में क्योंकि मरकरी और जुपिटर दोनों ही स्ट्रांग हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेल प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से सप्तांश चार्ट आपका यूजफुल है। पहली चीज तो यह है कि केतु की दशा, जिसमें हर आदमी ये कहेगा कि इसमें संतान होने की कोई संभावना नहीं है, और केतु की दशा में ही 2 मेल चाइल्ड का होना आफ्टर मैरिज। और सप्तांश चार्ट जो है इसका हमें आंसर दे रहा है कि केतु की दशा में क्यों हुआ है, क्योंकि केतु का प्लेसमेंट ही लग्न में है और इट इज वेरी स्ट्रांग पोजीशन इन सप्तांश चार्ट। और सप्तांश चार्ट में के लिए क्योंकि ये लग्न से रिलेटेड हो गया, तो इट बिकम्स ए वेरी स्ट्रांग प्लैनेट एज फार एज द एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेनी इज कंसर्न। तो संतान के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए ये प्लैनेट इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये इस तरह से हमने सप्तांश चार्ट देखकर बताया कि इस पर्टिकुलर टाइम में पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा हॉरोस्कोप देखते हैं। अनिल जी, हम एक हॉरोस्कोप दें, उसको देखेंगे? क्या चीज? एक डेट ऑफ बर्थ हम बताएं, उसको देखेंगे? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, आप बताइए। अनिल जी, डेट ऑफ बर्थ है 7 मई। एक मिनट, एक सेकेंड, जस्ट। हाँ बताइए। 7 मई 1985। 7 मई 1985। टाइम 12:55। दिन का ना? दिन का, यस। एंड प्लेस? प्लेस रांची। देखिए ये बना है हॉरोस्कोप। हाँ, ठीक बना सर जी। ठीक है ना? नाउ यू सी द पोजीशन ऑफ 5th हाउस एंड जुपिटर। अब बताइए आप लोग। सर 5th हाउस तो जुपिटर का घर है, 9th का। 9th साइन है, तो थोड़ा तो ठीक हो गया इस चक्कर में भी। और जुपिटर बैठा है। सर लगन कुंडली बताएं जरा। 5 नंबर है लगन। हाँ जी। और 3rd हाउस में केतु है। हाँ जी। 4th हाउस में मून एंड सैटर्न है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है। हाँ जी। 6th हाउस में जुपिटर है। हाँ जी। 8th हाउस में मरकरी वीनस है। हाँ जी। और 9th हाउस में सन राहु है। हाँ और जी। 10th हाउस में मार्स। अच्छा। तो शनि की दृष्टि पड़ रही है जुपिटर पे और मंगल की पड़ रही है 5वें घर पे। सन उचका है इसमें, राहु के साथ बैठा हुआ है। सर मैं कुछ कहूँ थोड़ा, अगर कहें तो, वरना आप क्लास को मौका दें। क्या चीज? 5th लॉर्ड है 6th हाउस में नीच का। 5th लॉर्ड जो है 6th हाउस में नीच का है। हाँ राइट, जी, बिल्कुल ठीक है। और सर की दृष्टि है 5th हाउस पे। उसके ऊपर केतु का एस्पेक्ट है, सॉरी सैटर्न का एस्पेक्ट है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जुपिटर 6th हाउस में है और इसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट है। राइट। और 5th हाउस को कौन से प्लैनेट देख रहे हैं? मार्स एंड राहु। मार्स भी देख रहा है और राहु भी देख रहा है। हाँ जी बिल्कुल। मार्स एंड राहु उसको वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो 5th हाउस की पोजीशन हो गई। अब अगर हम उसको लॉर्ड की बात करें तो लॉर्ड भी देख लिया हमने, कारक भी वही है, जुपिटर है। ठीक है। सन जो लगन लॉर्ड है सर उच्च का बैठा है। हाँ, बट एक चीज यहाँ देखिए कि सन जो है 23 डिग्री का है एंड राहु इज 24 डिग्री। तो एक्लिप्स ही है एक तरह का। सन जो है बिल्कुल एक जैसे एक्लिप्स के दौरान बर्थ होता है, बिल्कुल वैसा ही है कि एकदम से जो है बिल्कुल पास में है। हाँ जी, जिसे ग्रह युद्ध भी कह देते हैं, ग्रह युद्ध में है दोनों प्लैनेट्स। हाँ बिल्कुल। सन एंड राहु। वीनस भी उच्च का है इनका। हाँ जी, वीनस भी उच्च का है। हाँ, बट वी आर कंसर्न विद द 5th हाउस ओनली यहाँ पर, क्योंकि हम लोग प्रोजेनी की बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन द 5th हाउस। तो 5th हाउस के ऊपर जो एस्पेक्ट है मार्स और राहु का है, और उसका लॉर्ड 6th हाउस में है, उसको सैटर्न देख रहा है जो कि उसका अपना साइन है। ये भी ध्यान रखिए कि सैटर्न जो है जो देख रहा है उसका अपना साइन है।
राइट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जुपिटर की पोजीशन यहाँ देखें नवांश चार्ट में, बिकॉज यहाँ तो नीच का लग रहा है हमें और डिग्री वाइज ठीक है, 22 डिग्री का है और उच्च का हो गया सर। नवांश चार्ट में उच्च का हो गया एंड इट्स वेरी वेल प्लेस्ड इन द लग्न, इट्स वेरी वेल प्लेस्ड इन द लग्न। तो इसको स्ट्रेंथ मिल गई। जो हम लोग सोच रहे थे कि जुपिटर यहाँ 5वें का लॉर्ड छठे घर में नीच का है, बट लग्न में जो है इट्स वेरी वेल प्लेस्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां जाकर उसको स्ट्रेंथ मिल गई उसको जो है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही देखते हैं कि मार्स और राहु का एस्पेक्ट है और इसका लॉर्ड 6th हाउस में है, उसका सैटर्न उसको देख रहा है, तो एक तो सैटर्न जो है अपने साइन को देख रहा है, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि नवांश चार्ट में जो जुपिटर है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है, तो इसलिए जो हम थोड़ा सा भी हमें डाउट अगर होता है कि प्रोजेनी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बट नवांश चार्ट में जुपिटर होने की वजह से दैट बिकम्स ऑल राइट। तो प्रोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कोई ऐसा डिनायल वाला केस नहीं बनता, बिकॉज जुपिटर इज वेल प्लेस्ड इवन इन द नवांश चार्ट। ठीक है राजेश जी। अब D7 में भी आएंगे? हाँ, नहीं संतान है ना ऑलरेडी? हाँ कर, अभी नहीं है, अभी नहीं होने वाली, संतान अभी नहीं है। अच्छा नहीं। ठीक है, पर होने वाली है। हाँ ठीक है। अब इसमें आते हैं हम D7 चार्ट में कि D7 चार्ट में क्या पोजीशन है, क्योंकि यहाँ जो लग रहा था ना कि जैसे कि ये 5th हाउस एफ्लिक्टेड सा लग रहा था मार्स और राहु का, उसका एसोसिएशन है और जुपिटर भी नीच का है, बट जुपिटर यहाँ होने की वजह से इट बिकम्स ए पॉजिटिव पॉइंट एक्चुअली। अब यहाँ देखिए कि लग्न लॉर्ड की क्या पोजीशन है और वीनस की क्या पोजीशन। ये लग्न साइन है, 7th साइन है और इसमें कोई प्लैनेट नहीं है, किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट भी नहीं है। इसका लॉर्ड जो है वो यहाँ बैठा हुआ है 3rd हाउस में, उपाच्य स्थान में, उपाच्य स्थान में, वीनस के साथ। उपाच्य स्थान में है। ठीक है, उपाच्य स्थान इज ए गुड पोजीशन एक्चुअली। और इसके देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई एफ्लिक्शन नहीं है, कोई भी एफ्लिक्शन नहीं है जुपिटर वीनस का, कोई मतलब मेलिफिक प्लैनेट उसको एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और साथ में जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी है, जुपिटर इज वेल प्लेस्ड। अपने घर में है सर, अपने घर में भी है, उपाच्य स्थान में भी है और कोई मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस तो है नहीं। तो सप्तांश चार्ट कंफर्म कर रहा है कि जो थोड़े बहुत भी जो नेगेटिव इंडिकेशन आपको लग्न चार्ट से मिल रहे थे, इसमें 5th हाउस नहीं देखेंगे? नहीं, इसमें 5th हाउस का मतलब नहीं है, यहाँ 5th हाउस का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे असेंडेंट एंड जुपिटर ओनली, असेंडेंट एंड जुपिटर, और जो प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो यही है कि हर जो डिविजनल चार्ट है उसको देखने का तरीका अलग है एक्चुअली में। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव इंडिकेशन है, लग्न इज स्ट्रॉन्ग एज वेल एज जुपिटर इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। अब दशा देखेंगे कौन सी दशा चल रही है। ये दशा चल रही है इस समय सन की, सन में वीनस का पीरियड चल रहा है। आप देखिए सन में वीनस का पीरियड, इट्स वंडरफुल टाइम, क्योंकि वीनस जो है वो लग्न का लॉर्ड है, वीनस जो है वो लग्न का लॉर्ड है और गुरु के साथ है। हाँ जी, हाँ D7 में गुरु के साथ है, गुरु के साथ है जो कि उसका अपना साइन है, गुरु के साथ है जो कि उसका अपना साइन है। तो और ऑड साइन में बैठा है। हाँ, ऑड साइन में है और कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ऐसा नहीं कि कोई इसको मेलिफिक प्लैनेट देख रहा हो, एक भी मेलिफिक प्लैनेट इसको नहीं देख रहा है एक्चुअली। तो सन वीनस का तो काफी मतलब 60-70% चांस तो मेल के ही हैं। आप बताइए क्या है? होने वाला है सर। नहीं, बट इस मेल और फीमेल नहीं अभी नहीं हुआ है। अरे मतलब यहाँ इंडिया में है या यूएसए में है? नहीं यहीं पे। अच्छा, यहीं पर दिल्ली में। पॉसिबिलिटी ऑफ द मेल प्रोजेनी एक्चुअली। जैन साहब मेल प्रोजेनी कैसे आ रहा है ये बताइए थोड़ा। हाँ, ये जो वीनस है जो लग्न का लॉर्ड है, ये आप देखिए मेल साइन में प्लेस्ड है, 9th साइन में। करेक्ट। एंड जो साइन है, साइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट हैज द एसोसिएशन ऑफ 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स, जुपिटर एंड वीनस। करेक्ट। एंड जुपिटर भी मेल प्लैनेट ही है एक तरह से जो है। और दशा भी सन की है सर। हाँ, दशा भी सन की है, खैर वो तो उतना मैटर नहीं करती, बट एनीवे दशा भी सन की है। तो ये जो है मेल प्रोजेनी इंडिकेट करता है। और ये देखिए बिल्कुल राइट टाइम है
कि जो प्लैनेट की दशा चल रही है वो उसी से कनेक्टेड भी है, जो हम बात कर रहे हैं उसी से एसोसिएटेड भी है। ठीक है, हाँ राजेश जी ठीक है ना? हाँ जैन साहब 15 दिन में न्यूज दे देंगे आप। चलिए ठीक है, थैंक यू। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू जैन साहब। अच्छा, हमको सबको भी मिठाई मिलेगी क्या सर? श्योर श्योर सबको मिलेगी, सबको मिठाई हम लोग मिलेगी। वेट कर रहे सबके हैं। घरों में डिब्बे भिजवा दीजिएगा। श्योर श्योर। हाँ जी। आपके एड्रेस दे देंगे। सबके घर पहुंच जाएगी। चलिए एक और हॉरोस्कोप एग्जामिन करते हैं। इसमें देखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 5th हाउस। ये भी पहले जैसा केस है उस पे जो नरेश जी 6 नंबर लगन है, उसमें मून मरकरी केतु है, मंगल इज इन द 2nd हाउस, मून मरकरी केतु, हाँ मार्स इन द हाँ 2nd जी। हाउस, जुपिटर 6th हाउस, केतु 7th हाउस एंड सन वीनस एंड सैटर्न दे आर इन द 12th हाउस। एक बार दोबारा बता दें सर, जरा जल्दी हो गया। लगन में क्या, नंबर कन्या लगन बताया? कन्या लगन में मून मरकरी केतु का प्लेसमेंट है, अच्छा, मार्स इन द 2nd हाउस, हाँ जी। जुपिटर इन द 6th हाउस, राहु 7th हाउस और सन वीनस सैटर्न इन द 12th हाउस। अच्छा ठीक है। इसमें 5th हाउस की पोजीशन आप बताइए क्या है? सर पहले तो लगन लॉर्ड खुद ही लगन में बैठा है, हाँ मरकरी। हाँ, अपने एग्जॉल्टेड साइन में, और वो पंच महापुरुष योग बना रहा है। राइट सर, भद्र योग बन रहा है। अब 5th हाउस है शनि का, शनि देख नहीं रहा उसको। लॉर्ड ऑफ 5th हाउस इज इन द 12th हाउस, यही कहेंगे कि लॉर्ड हाँ ऑफ जी, 5th हाँ हाउस बिल्कुल। इज इन द 12th हाउस। अपने से अष्टम बैठा है सर। अष्टम में बैठ गया जाके। हाँ, अपने से अष्टम नेगेटिव हो गया है। जुपिटर भी 6th हाउस में बैठा है। और अच्छा, मंगल की दृष्टि है सर 5th हाउस पे, जो कि नेगेटिव है। मंगल की नहीं है, मंगल तो मंगल लगन में बैठा ना। मंगल हाउस दिख रहा है में है। 5th हाउस को। मंगल देख रहा है दूसरी दृष्टि। और लोग भी बोलिएगा कुछ, बाकी सब सिर्फ 2 ही लोग बोल रहे हैं। 5th हाउस में कोई दृष्टि नहीं आ रही है। 5th हाउस में मंगल की दृष्टि है। कैसे? 1 2 4th मंगल 2nd हाउस में ना। मंगल की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है, दोनों की दृष्टि है। मंगल दूसरे घर में, ओके। 5th हाउस के ऊपर मार्स की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है। 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया। 5th हाउस का लॉर्ड इज इन द 12th हाउस। बट मेन चीज यहाँ पर क्या है कि 5th हाउस के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है। जुपिटर इज द सिग्निफिकेटर ऑफ प्रोजेनी। जुपिटर इज कैसे सर 6th हाउस जुपिटर? 6th हाउस में नहीं हो रहा। जुपिटर कैसे एस्पेक्ट दे रहा है सर 5th हाउस को? नहीं, सैटर्न को हाँ हाँ हाँ। सैटर्न। और सैटर्न भी जुपिटर को देख रहा है, लेकिन अपनी राशि में देख रहा है। करेक्ट। तो ये अगर मान लीजिए जुपिटर यहाँ नहीं होता, लेट अस से जुपिटर इज नॉट हियर, देन इट्स रियली अ बैड पोजीशन ऑफ 5th हाउस, क्योंकि उसके ऊपर 2 मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, मार्स एंड केतु का। लॉर्ड इज इन द 12th हाउस, एज यू से दैट इट इज 8th फ्रॉम द 5th हाउस। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कंबस्ट भी है सैटर्न। सन इज 26 एंड सैटर्न इज 29। कंबस्ट भी है, वीक है, राइट। और सिर्फ एक जुपिटर का जो एस्पेक्ट है विच इज द कारका फॉर प्रोजेनी, तो वो इसको सेव करता है, मतलब दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो कि अगर ये नहीं होता जुपिटर यहाँ पर तो हम कह सकते थे कि ऐसा केस है कि देयर में बी डिनायल ऑफ प्रोजेनी आल्सो।
बट यहाँ पर क्योंकि जुपिटर इज वेल प्लेस्ड या एस्पेक्ट उसका अच्छा है जुपिटर का ऑन द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, so that's why it is a saving grace, या हम कह सकते हैं कि वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, या जो नेगेटिविटी आपको इतनी दिखाई दे रही थी वो वैसी नहीं रहेगी, तो संतान होने की संभावना है। बट anyway it's a negative thing actually, not a very positive or very clear horoscope from the progeny point of view. Sir, can we say here that Jupiter is retrograde also? रेट्रोग्रेड से फर्क नहीं पड़ता, जुपिटर तो है ही रेट्रोग्रेड, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। आप ये अपना वो बंद कर दीजिए थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो ये रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड होने से तो और स्ट्रांग हो जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ। तो दिस इज बेसिकली द सेविंग ग्रेस कि जुपिटर का अगर यहाँ एस्पेक्ट नहीं होता तो डेफिनेटली फिर हम कह सकते थे कि इट मे बी केस ऑफ डिनायल ऑफ प्रोजेनी, बट क्योंकि जुपिटर है, मेन प्लैनेट है, और जब भी जुपिटर की ब्लेसिंग होती है तो जो भी नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब हम यहाँ देखें इसमें D7 चार्ट में क्या पोजीशन है, लग्न को देखिए, लग्न का लॉर्ड वहीं बैठा हुआ है, जुपिटर भी, तो दैट इंडिकेट्स कि लग्न एज वेल एज जुपिटर स्ट्रांग होगा दोनों, बोथ आर स्ट्रांग, और आपको लग रहा है कितने सारे मैलिफिक का भी इन्फ्लुएंस है, बट लग्न है जी इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल बेनिफिक्स आल्सो। यहाँ मरकरी, जुपिटर और वीनस भी ये सेकंड हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पर लग्न जो है इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द एसोसिएशन ऑफ मैलिफिक आल्सो, बट इट हैज द एसोसिएशन ऑफ ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स आल्सो, तो ये लग्न हम कहेंगे स्ट्रांग है। जुपिटर इज आल्सो वेल प्लेस्ड इन दिस केस, और जो दशा है he had a male child during Rahu Mercury period. He had a male child during Rahu Mercury period. तो आप देखिए कि how Rahu Mercury, particularly the Mercury is associated with the मरकरी सर उच्च का है और लॉर्ड है उसमें D1 में। नहीं, D1 तो खत्म हो गया, बट हम यहाँ से D7 चार्ट से देखेंगे कि मरकरी का एसोसिएशन हमारे केंद्र और त्रिकोण के साथ कैसे है। इस D7 चार्ट में मैंने कहा ना कि अब उसको भूल जाइए, ये वाला लग्न चार्ट। नाउ वी आर कंसर्न ओनली विद द D7 चार्ट, और जो भी प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण के साथ एसोसिएटेड होता है उसकी जब दशा अंतर्दशा ऑपरेट होती है तब जो है मेल प्रोजेनी होने की संभावना होती है, मतलब प्रोजेनी होने की संभावना होती है। So what I am saying कि how this Mercury is associated with the केंद्र और त्रिकोण in this horoscope. केंद्र का लॉर्ड तो है ही, मतलब 4th हाउस का लॉर्ड तो है ही। हाँ, 4th and 7th हाउस दोनों का लॉर्ड है। 4th and 7th। 4th and 7th हाउस दोनों का लॉर्ड है। दूसरा किस साइन में प्लेस्ड है यहाँ पर 7th, इसमें सप्तांश चार्ट में एक नंबर साइन में, एक नंबर साइन में प्लेस्ड है। पहली चीज तो है कि जुपिटर के साथ ही है। हाँ, मरकरी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इन दिस केस, क्योंकि लग्न में जो है वो एक्सॉल्टेड है। सेकंड इज कि मरकरी, मैंने कहा था कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेनी वी कंसीडर मरकरी एज ए मेल प्लैनेट एंड इट इज प्लेस्ड इन द मेल साइन ओनली, इट इज प्लेस्ड इन द मेल साइन, तो इसलिए जो है ये मेल प्रोजेनी जो है इंडिकेटेड है उस पर्टिकुलर टाइम में, जो राहु मरकरी का पीरियड जो जब ऑपरेट हुआ, तो उस पर्टिकुलर केस में मेल प्रोजेनी होने की हुई, मतलब एक तरह से, बिकॉज मरकरी एक मेल प्लैनेट है और मेल साइन में ही प्लेस्ड है एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आल्सो। तो सप्तांश चार्ट ने हमको कंफर्म किया कि जो भी थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पर दिख रहे थे वो एक तरह से जो है सप्तांश चार्ट ने भी उसको पॉजिटिव कर दिया हमारा। अगर ये वीक होता फिर नेचुरली देयर वुड हैव बीन लॉट ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली। इसमें देखिए
5th हाउस की क्या पोजीशन है? फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एसेंडेंट में है, ये तो स्ट्रांग हो गया। कि त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में चला गया, हाँ तो इट्स स्ट्रांग पोजीशन। और 5th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट क्या है? मार्स का एस्पेक्ट है बस, और कोई एस्पेक्ट नहीं है। मंगल का एस्पेक्ट है 5th हाउस के ऊपर। सर जुपिटर भी तो देख रहा है शायद। नहीं, जुपिटर नहीं देख रहा। जुपिटर इज एस्पेक्ट द 4th हाउस। इसको नहीं देख रहा जुपिटर। जुपिटर एरीज में बैठा है, एक जुपिटर नहीं देख रहा है, 4th हाउस में देख रहा है, राइट। बट जो कारक है जुपिटर का, हम उसमें क्या कहेंगे यहाँ पर? इस वेल प्लेस्ड और इल प्लेस्ड जुपिटर? सर बेनिफिक्स के साथ बैठा हुआ है। हाँ, इट इज विद ऑल द बेनिफिट्स। और जो हम कहते हैं कि वो लग्नादि योग वगैरह बनाता है कि यहाँ सारे असेंडेंट को जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं, सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो कोई नेगेटिव साइन नहीं है। बट लेट अस सी द सप्तांश चार्ट यहाँ पर। सर इनका तो प्रॉपर लग्नादि योग बन रहा है, क्योंकि मून और वीनस, मरकरी, जुपिटर सारे लगन को देख रहे हैं। हाँ, सारे जो है वो लग्न को देख रहे हैं। अभी D7 चार्ट में देखिए क्या पोजीशन है लग्न की। मरकरी लग्न में ही बैठा है, तो मरकरी जो है लॉर्ड है लग्न का। हाँ, तो उधर ही बैठे हैं, तो उधर ही बैठा हुआ है, तो लग्न इज स्ट्रॉन्ग, तो प्रोजनी होने की संभावना है। जो इंडिकेशन वहां से मिल रहे हैं लग्न चार्ट से, वो यहाँ भी हमारे इंडिकेटेड हैं। लेकिन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जुपिटर हियर? जुपिटर लगन के साथ ही बैठा सर, लगन में ही। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जुपिटर? और कोई बोलिए, कोई नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। जुपिटर अपने घर को देख रहा है यहाँ से बैठ के। सुधीर जी आप भी बोलिए कुछ। मंगल का एस्पेक्ट है जुपिटर पे। हाँ सर मुझे लगन स्थिति पता नहीं ग्रहों की, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा। अच्छा, नहीं और राहु भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है जुपिटर को। राइट, जुपिटर के साथ 3 मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। जुपिटर के साथ 3 मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, सैटर्न, मार्स, राहु। तो जुपिटर की पोजीशन पूरी बर्बाद है यहाँ पर, तो मेल नहीं होगा। हाँ, इट मींस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ए मेल प्रोजेनी इन दिस केस। और नहीं हो सकता क्योंकि अगर जुपिटर इतना ज्यादा इल प्लेस्ड है सप्तांश चार्ट में, then there is no scope of male progeny। आप बता सकते हो शुरू से ही कि कोई संभावना नहीं है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट कि आप बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो जो कि आप कोई मेथड नहीं है दुनिया में जो बता दे ये सब चीजें। सर ये ओड राशि में है तो उससे भी फर्क पड़ता है? ओड राशि या 3 नंबर राशि? नहीं, एफ्लिक्शन 3 नंबर अपनी राशि कहाँ है जुपिटर की? अच्छा, एफ्लिक्शन से फर्क पड़ता है क्या? नहीं, अपनी राशि भी नहीं है। हाँ जी, मरकरी की है ना सर? मरकरी की है तो लग्न ठीक हो गया। फिर भी लग्न के साथ तो हम कह देंगे अपने साइन में है, जुपिटर के साथ है, बट 3 मेलिफिक भी है, तो बट इवन देन इट्स ओके। बट एज फार एज जुपिटर इज कंसर्न्ड, इट्स अफ्लिक्टेड विद ऑल मेलिफिक्स ओनली। ओके, तो जुपिटर इज नॉट वेल प्लेस्ड, तो मेल प्रोजेनी की संभावना जो है वो खत्म हो जाती है इस केस में। एक और अच्छा मैं हॉरोस्कोप दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इसमें ग्रह स्थिति बताएं सर। लग्न इज 3 साइन जेमिनी, मून है उसमें। हाँ जी। 6th हाउस में सैटर्न और केतु है। हाँ जी। 8th हाउस में सन, मरकरी एंड जुपिटर है। सन, मरकरी, जुपिटर। और 10th हाउस में मार्स एंड वीनस है। हाँ जी। और 12th हाउस में राहु है। 12th में राहु हो गया। अच्छा, ये 6th हाउस में क्या बताया सर? सैटर्न एंड केतु। अच्छा, सैटर्न और केतु। और 8th हाउस में आपने बताया सन, मरकरी और जुपिटर। मार्स 10वें। अच्छा, मार्स और वीनस 10वें घर में हो गए। हाँ जी। और राहु 12th हाउस में है।
हाँ जी, हाँ हाँ। तो इसमें क्या पोजीशन है? सर मंगल देख रहा है 8वीं दृष्टि से 5th हाउस को। ये थोड़ा सा मतलब उस पे जरा ध्यान से देखिए कि मेन पॉइंट पर आइए सबसे पहले। सर 5th हाउस का लॉर्ड एक्सॉल्टेड है। केंद्र में है। 5th हाउस का लॉर्ड केंद्र में है। केंद्र में है। अन्वेषा जी देखो मतलब कितना सही बताया कि मतलब दैट इज द मेन पॉइंट इन दिस हॉरोस्कोप। और वो एक्सॉल्टेड है सर। हाँ, 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो केंद्र में हो गया। त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में एक्सॉल्टेड तो नहीं हुआ ना, वीनस को 7 डिग्री का अपने एक्सॉल्टेड ही तो है 12 नंबर साइन में। 12 नंबर साइन थे। पर ये किसी डिग्री के बीच में होता है ना। अरे उस साइन में हम मान लेते हैं डिग्री ठीक है, वो डिग्री एग्जैक्टली उसके ऊपर होता तो ठीक था, लेकिन इवन देन जो है इट्स इन द एक्सॉल्टेड राशि। तो 5th हाउस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है इस केस में। 5th हाउस जो है बहुत स्ट्रांग हो गया यहाँ पर कि त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में है और उच्च का है। और इसके ऊपर जो कोई मैलेफिक एक सिर्फ मार्स का एक मैलेफिक इन्फ्लुएंस है 5th हाउस के ऊपर, और जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो 8th हाउस में है। नीच का वैसे है, नीच का वैसे सर। क्या जुपिटर जो है नीच का भी हो गया 8th हाउस में, बस हाँ, ये थोड़ा वीक पॉइंट हो गया। जुपिटर नीच का है और उसके साथ साथ देखिए सन वहां बैठा हुआ है। हाँ जी, सैटर्न उसको देख रहा है। हाँ राहु भी उसको देख रहा है, हाँ जी। नीच के प्लैनेट को। पर सर जैसे यहाँ पे नीच का है ये जुपिटर, अगर जैसे शनि अपने ही साइन को देखे और जुपिटर को देखे तो नीच भंग हो जाता है सर। नहीं, नीच भंग नहीं होगा, बट इट्स अ पॉजिटिव साइन कि अगर अपने राशि को देख रहा है तो इससे इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू दैट हाउस। बट 8th हाउस में तीनों मैलेफिक हैं, तीनों मैलेफिक का एसोसिएशन है, सन सैटर्न राहु का। हाँ जी। और 8th हाउस आपको मालूम है कि एक तो हमारा मॉरल कैरेक्टर का भी हाउस है। हाँ जी, हाँ हाँ। And it indicates a lot of problems and hurdles in the life. It is the house of mode of death also. It's house of longevity also. सर इससे फर्क पड़ेगा कि नवांशा में 8th लॉर्ड 8th में जुपिटर बैठा है और नवांशा में वो 12th में चला गया, तो दोनों घर ही खराब है उसके। कौन सा? नवांश में 12th हाउस में चला गया जुपिटर। हाँ, तो जुपिटर के नवांशा में भी घर खराब है वैसे और भी D1 हाँ, में भी। वैसे भी लग्न का लॉर्ड इन द 12th हाउस इज नॉट सपोज टू बी गुड एक्चुअली। राइट। और दूसरी चीज आप यहाँ देख रहे हैं कि जो जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस आल्सो। लगन लॉर्ड भी तो सर 8th हाउस में चला गया ना, यहाँ पे लगन लॉर्ड भी 8th हाउस में है। हाँ चलो, लगन लॉर्ड तो 8th हाउस में इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट एफ्लिक्टेड तो डेफिनेटली है ये तीनों के साथ में। हाँ जी। और ये जो जुपिटर है इट्स लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस आल्सो, मैरिज का। और हाँ जी, यहाँ देखिए 7th हाउस इज जैसे हम कहते हैं पाप का त्रियोग में है, उसका लॉर्ड भी बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है विद ऑल द 3 मैलेफिक प्लैनेट्स। जुपिटर हमारा कारका भी है फॉर द मैरिज एज वेल एज 5th हाउस प्रोजेनी के लिए जो है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ। And what I wanted to show, अभी आपने अष्टक वर्गा नहीं पढ़ा है, but this is the सर्वाष्टक वर्गा chart. This is the सर्वाष्टक वर्गा chart. तो 7th हाउस में सिर्फ 22 पॉइंट है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं सर्वाष्टक वर्गा में? What is the main point about this सर्वाष्टक वर्गा? 6th हाउस बहुत पावरफुल है, इसमें 42। 6th हाउस बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसमें 42 पॉइंट्स हैं, जिसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि मतलब 42 पॉइंट्स क्या करेंगे वहां पर। एंड दिस इज द मेन हाउस, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस, 6th हाउस। जो हम बात कर रहे थे त्रिक हाउस और त्रिशडाय हाउस और उपाचय स्थान और सारा कुछ जो है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस इन दिस केस एक्चुअली। सर इनकी मैरिज में कोई इनका कोई मैरिज में इशू है सर? नरेश जी से पूछ रहा हूँ, अगर 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है, 42 अष्टक वर्गा में पॉइंट आ रहे हैं, तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? 6th हाउस में अष्टक वर्ग में इतने 6th हाउस बता रहे हैं सर? हाँ, 6th हाउस में अष्टक वर्गा में 42 पॉइंट्स हैं। हाँ जी। तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? सर आप बताएं अच्छे से जरा।
आप लोग बताइए क्या होना चाहिए। रवि जी आप बताओ। सर मेरे ख्याल से डिजीज, डेथ सब कुछ होना चाहिए जरूरत से ज्यादा। इस हाँ। हाउस से संबंधित सर जो भी अच्छे और बुरे फल हैं दोनों मिलेंगे। जो अच्छा मिलता है वो भी मिलेगा, बुरा है वो भी मिलेगा। सही बात है कि एक तो जो 6th हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे डिसीज हुआ, डेथ हुआ, लिटिगेशन केसेस हुआ, और फिर उसके सर साथ साथ एक चीज और 7th का, ये 12th है तो 7th का लॉस करेगा यहाँ पे ये। हाँ 7th हाउस का लॉस करेगा। और दूसरा जो मेन, अगर 6th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, द पर्सन बिकम्स वेरी क्रूअल इन नेचर। वो किसी को भी मर्डर करना हो, किसी को भी कुछ करना हो तो बड़ी आसानी से कर देगा वो। पर्सन बिकम्स वेरी क्रूअल। अगर 6th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो आदमी बहुत ज्यादा जो है उसकी क्रूअल नेचर उसकी हो जाती है एक्चुअली। तो ये किसका है, ये गोरखपुर में किसका है? बताऊंगा नहीं मैं, बट ठीक है सर। पर सर इनका कोई मैरिज का कोई इशू है वैसे, कि इससे जैसे लग रहा है कि 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला गया? देखिए, हाँ 2-3 चीजें बता दूं। जैसे 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो 6th हाउस हमारी सब बीमारी का भी होता है। तो शी इज हैविंग ओनली 1 किडनी एंड 8th हाउस आप देख रहे हैं बहुत अफ्लिक्टेड है। इवन जो इसका वीनस जो है बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है। वीनस भी जो है मार्स एंड केतु के साथ अफ्लिक्टेड है। और वीनस जब बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड भी हो जाता है तो दैट आल्सो गिव्स द प्रॉब्लम ऑफ किडनी एक्चुअली। तो शी इज हैविंग ओनली 1 किडनी and there is some connection with the kidney and the uterus, so she cannot bear a child actually. तो चाइल्ड मतलब वो डिनाइड है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो 6th हाउस इंडिकेट कर रहा है, मैं कहता हूँ बहुत क्रूअल है, तो दैट नेचर इज देयर एक्चुअली। बट लेट अस सी द D7 चार्ट। तो लगन लॉर्ड तो वहीं बैठा हुआ है, मरकरी, राइट। और जुपिटर जो है विच इज लॉर्ड ऑफ 4th एंड 7th, वो 12th में चला गया जुपिटर। तो जुपिटर की पोजीशन ठीक नहीं है पहली चीज। ये लगन लॉर्ड ये 3 नंबर से बना, 6 नंबर से बना सर? लगन 6 नंबर 6 नंबर से। What I wanted to tell actually कि you see the position of moon here. मून का प्लेसमेंट क्या है इस हॉरोस्कोप में 7D7 चार्ट में? ये 3rd हाउस में राहु के साथ, राहु और शनि दोनों के साथ बैठा सर। नहीं शनि नहीं है, क्या है, सन है, अमावस का है और ऊपर से इक्लिप्स्ड है। अमावस यहाँ से थोड़ी देखोगे रवि जी। यहाँ से अमावस नहीं हाँ सॉरी, यहाँ से नहीं देखा, D9 में नहीं देखेंगे, D7 शनि देख रहा है, राहु साथ में, शनि और केतु देख रहे हैं मून को। पहली चीज नीच का है यहाँ पर, हाँ जी, डेबिलिटेटेड है। इट हैज एसोसिएशन ऑफ ऑल मैलिफिक्स, सन राहु सैटर्न, सन सैटर्न राहु, और वीनस भी मार्स भी पास में है। तो इट हैज एन एसोसिएशन ऑफ ऑल द मैलिफिक प्लैनेट्स। और अभी मैंने कहा कि अगर मून D7 चार्ट में बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, that denies motherhood, being everything being अभी मैंने बताया आपको कि अगर D7 चार्ट में अगर मून बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होता है तो your motherhood is denied to the female in spite of everything being okay. सब कुछ ठीक है, इतना खराब नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं 5th हाउस इज वेरी स्ट्रांग, उसका लॉर्ड केंद्र में बैठा हुआ, दैट इज सफिशिएंट। जुपिटर कैसा भी हो, उसके ऊपर कोई सिर्फ एक मार्स का एक मैलिफिक इन्फ्लुएंस है और किसी का नहीं है। और D7 चार्ट में भी लग्न इज वेरी स्ट्रांग, तो प्रोजेनी का डिनाइल नहीं है किसी तरीके से भी। लेकिन मून इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड है D7 चार्ट में, तो दैट मून इज डिनाइंग दैट मदरहुड एक्चुअली। तो as I told you that she is not able to bear a child actually, so she had 1 child through surrogacy. और
वैसे भी अगर आप देखेंगे कि जो 8th हाउस है, सॉरी 7th हाउस है, बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, चारों तरफ उसके मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, तो उसका एफ्लिक्शन काफी है इसमें 7th हाउस में, तो नेचुरली जो मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिकेटेड हैं। और कोई विपरीत राजयोग तो नहीं है इसमें, देखिए एक मिनट, सैटर्न एंड दैट इज वीनस, नो सैटर्न मार्स, सैटर्न वीनस, हाँ मार्स एंड वीनस जो है, मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस एंड Venus is the lord of, sorry, Venus is the lord of 12th house and Mars is the lord of 6th house. तो 6th और 12th हाउस के लॉर्ड्स का एसोसिएशन यहाँ पर हो रहा है, ये विपरीत राजयोग बन रहा है, विपरीत राजयोग, राइट। और ये कहाँ पर है? केंद्र में है। हम लोगों ने कहा था कि विपरीत राजयोग केंद्र में भी हो सकता है और त्रिकोण हाउस में भी हो सकता है। तो केंद्र में जब होता है तो, या अच्छे घर में जब होता है, तो द बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ योर ओन पर्सन, योर ओन फ्रेंड और रिलेशन एक्चुअली। और अगर त्रिक हाउसेस में होता है, देन द बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ ए एनिमी और द अपोनेंट एक्चुअली। तो यहाँ पर क्योंकि केंद्र में बन रहा है, तो द बेनिफिट इज थ्रू योर ओन पर्सन। और यहाँ पर इसके साथ जो असेंडेंट का एसोसिएशन नहीं है, कि असेंडेंट का लॉर्ड मरकरी है, तो इस योग के साथ मरकरी का कोई एसोसिएशन नहीं है, तो दैट इंडिकेट्स कि द बेनिफिट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज इनडायरेक्ट बेनिफिट, वो भी इंडिकेट करता है, करेक्ट। और जो विपरीत राजयोग है उसके रिजल्ट आपको लाइफ लॉन्ग नहीं मिलते, रिजल्ट्स आर सस्टेनेबल ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो her husband got in power in the politics, तो उसको बेनिफिट मिला, she tried but she couldn't win the election, तो ये उसको इनडायरेक्ट मतलब जो बेनिफिट मिला एक्चुअली। बट ये जो 6th हाउस है, ये दिस टेल्स यू द एंटायर स्टोरी एक्चुअली। इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए 6th हाउस। तो ये नेचर कैसा है उसका? कैसा होगा यही मैं बता रहा हूँ इतनी देर से, जो है सच पीपल आर वेरी क्रूअल, कुछ भी कर सकते हैं। अनिल जी, 5th हाउस स्ट्रांग होता तब प्रोजेनी के लिए अच्छा होता क्या? 5th हाउस नहीं, मान लो 5th हाउस में 42 मार्क्स होते हैं, 5th, हाँ वो तो अच्छा है बहुत, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। तब कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, 5th हाउस तो प्रोजेनी नहीं है, आपका इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी है। 5th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। यू आर ए वंडरफुल पर्सन इन दैट केस, यू आर ए इन्वेंटर। पता नहीं आप क्या क्या करेंगे उसमें, कितने क्रिएटिव होंगे आप अगर 42 पॉइंट मिल जाए आपको 5th हाउस में, तो वो तो बहुत ही एक अच्छी पोजीशन हो गई एक्चुअली। सर, किसी की 9 नंबर की लगन है, हाँ जी, और 8th हाउस में उनके जुपिटर, वीनस, मून और केतु हैं 4 नंबर में, 4 नंबर राशि में, तो ये भी विपरीत राजयोग हो गया। नहीं, आप दोबारा बोलिए एक बार। हाँ, 9 नंबर का लगन है धनु राशि जी, ठीक है, और 6th में हो गया 2 नंबर आएगा वीनस का, और 8th हाउस में 4 नंबर में उनका मून भी बैठा है, वीनस भी, जुपिटर भी एंड केतु भी। हाँ, तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा। मून भी यहीं पर है। हाँ, मून भी है। हाँ, तो विपरीत राजयोग हो गया है ना, जुपिटर लगन से हो गया जी, और वीनस 6th हाउस का हो गया, करेक्ट। और मून का घर है ही 8th में, है ना। हाँ हाँ, तो अगर कभी भी दो त्रिक हाउस के लॉर्ड अगर कहीं भी इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो हाँ जी, विपरीत राजयोग बनता है। दो तो त्रिक इसका हाउस, बेनिफिट उन्हें मिलेगा। हाँ नेचुरली, जब भी विपरीत राजयोग बनता है तो बेनिफिट मिलता ही है। बट उनकी तो ये दशा जैसे वीनस में आया, मतलब जुपिटर का पीरियड, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं नहीं, वीनस और मून से बन रहा है ना यहाँ पर अच्छा, विपरीत राजयोग, तो जब उनकी दशा ऑपरेट होगी जब फायदा होगा, जब होगा फायदा। हाँ। और देखिए फायदा विपरीत राजयोग का बहुत तरह से हो सकता है कि सपोज यू आर वर्किंग इन ए ऑफिस एंड यू आर इन सेकंड इन कमांड, लेट अस से आपकी सेकंड पोजीशन है और कोई बॉस आपका कोई और है, वो टॉप पर है,
और अच्छा। कोई चांस नहीं है, मान लीजिए कि उसकी एज कम है आपसे या उसके जाने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हाँ जी। अगर आपके हॉरोस्कोप में विपरीत राजयोग है तो समथिंग विल हैपन एट दैट टाइम एंड यू विल टेक ओवर दैट पोजीशन। उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा या चला जाएगा या जो भी होगा, उसका कुछ ना कुछ डाउनफॉल होगा, आपको पोजीशन मिल जाएगी। ठीक तो उस तरह से भी सर। मिल सकती है। अच्छा या सर जैसे ये पाप खतरे जो योग है वो हम ट्रांजिट के समय ही देखेंगे ना, जब प्लेनेट ट्रांजिट होगा तभी देखेंगे ना? नहीं नहीं, ये तो परमानेंट पोजीशन है ना प्लैनेट की, ये तो रहेगी रहेगी। और ट्रांजिट के टाइम भी हम देखते हैं कि उसके रिजल्ट क्या होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब वो ट्रांजिट कर रहा है, बट ये तो परमानेंट पोजीशन है ना, ये तो रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते आप। सर और एक बार बोल दीजिए वो पाप खतरी योग और एक बार। पाप खतरी योग मतलब कि अगर किसी भी हाउस के दोनों तरफ मेलिफिक प्लैनेट प्लेस्ड हैं तो इस एफ्लिक्टेड बिटवीन टू मेलिफिक प्लैनेट्स, उसको हम पाप खतरी योग कहते हैं। जैसे और इधर ऐसे 9th के दोनों साइड है, 6th और 10th में। इसमें 7th हाउस की हम बात कर रहे थे। हाँ सॉरी 7th और दोनों साइड है। हाँ, इधर सैटर्न केतु है, इधर सन है। हाँ ठीक है सर। So any question on Saptan chart? I hope it's clear now. आप बता पाएंगे जो भी कोई पूछने आएगा आपसे। You can answer all the questions. अब हम एक दूसरा डिविजनल चार्ट हम डिस्कस करेंगे जो हम नवांश चार्ट कहते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट, नवांश चार्ट। इसमें क्या होता है कि जो राशि को हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इट मीन्स इफ यू डिवाइड 30 by 9 देन ईच पार्ट इज ऑफ 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। हर पार्ट जो है 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स का होता है इसमें जो है। और इससे हम बेसिकली we analyze about the marriage, we analyze about this spouse, we analyze about the general fortune, and we also analyze about the religious pursuits। जो धार्मिक गतिविधियां होती हैं आपकी, वो भी हम इससे एग्जामिन करते हैं। इसको बनाने का तरीका सिंपल है। इफ यू कैन रिमेम्बर कि जो भी मूवेबल साइन होते हैं 1 4 7 10, जो मूवेबल साइन होते हैं 1 4 7 10, इन साइन में पहला नवांश इसी साइन से शुरू होता है। अगर 1 नंबर साइन है 1 से शुरू होगा, 4 नंबर साइन है 4 से शुरू होगा, 7 नंबर साइन है 7 से होगा, 10 नंबर साइन है 10 से। इन मूवेबल साइन द फर्स्ट नवांश स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम साइन। और जो फिक्स साइन है 2 5 8 11, उसमें फर्स्ट नवांश स्टार्ट्स फ्रॉम 9th फ्रॉम द साइन, उस साइन से 9th। जैसे कि हम कहें कि 2 नंबर साइन है तो उसमें पहला नवांश कहाँ से शुरू होगा, 2 नंबर इज ए फिक्स साइन, वहां से 9th। तो अगर आप 2 से 9 काउंट करेंगे तो इट इज 10 एक्चुअली। तो इट मीन्स सेकंड नंबर साइन में जो पहला नवांश शुरू होगा वो 10 नंबर साइन से शुरू होगा। अगर हम कहें कि 5 नंबर साइन, लेट अस से कि 5 नंबर साइन फिक्स साइन है और 5 नंबर साइन में पहला नवांश इज 9th फ्रॉम द साइन, और अगर 5 से आप 9 काउंट करेंगे तो इट विल बी 1 एक्चुअली। तो इसका मतलब 1 नंबर से शुरू होगा। तो ये फिक्स साइन में हो गया कि फिक्स साइन में पहला नवांश स्टार्ट्स 9th फ्रॉम द साइन। और लास्ट में जो डुअल साइन हुए 3 6 9 12, तो उसमें जो पहला नवांश होता है इट स्टार्ट्स 5th फ्रॉम द साइन, 5th फ्रॉम द साइन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थर्ड साइन है मान लीजिए, तो थर्ड से 5th साइन कौन सा हुआ, 3 4 5 6 7, 7 नंबर। तो थर्ड साइन में जो पहला नवांश होगा दैट विल बी साइन नंबर 7 एक्चुअली, और देन वी कैन राइट इन द सीक्वेंस। तो इस तरह से हम ये चार्ट बना सकते हैं, या हम किसी भी प्लैनेट की पोजीशन देख सकते हैं नवांश चार्ट में कि कहाँ पर होगी। उसको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला तो यू कैन फाइंड आउट कि पहला नवांश इस साइन से शुरू हो रहा है और हर नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, और 3 डिग्री 20 मिनट आप ऐड करते चले जाइए। सेकंड नवांश विल बी फ्रॉम 3 डिग्री 20 to 640, थर्ड नवांश विल बी 640 to 10 डिग्री। इस तरह से जो है आप 9 नवांश आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम चार्ट बना लेते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बेसिकली it is used to analyze the marital life actually or the spouse। तो
जैसा हम लोगों ने अभी देखा प्रोजेनी के लिए हम कंसर्न हाउस देखते हैं, कारक देखते हैं, देन वी स्टडी द रेलेवेंट डिविजनल चार्ट। वैसे यहाँ पर जो भी कंसर्न हाउसेस हैं मैरिज के, उनको हम एग्जामिन करेंगे, मैरिज के जो कारक हैं उनको एग्जामिन करेंगे, और उसके साथ साथ फिर हम नवांश चार्ट देखेंगे टू फाइंड आउट ऑल डिटेल्स अबाउट द मैरिज। तो जहां तक मैरिज के हाउसेस की बात है, हम लोगों ने काफी बार डिस्कस भी किया है, लेकिन जस्ट आई विल रिपीट एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट हाउस, बिकॉज मैरिज इज बिटवीन यू एंड द स्पाउस। तो फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप खुद ठीक हैं तो मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप खुद खराब हैं तो मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड हाउस वेल्थ का हाउस है, जहां तक मैरिज का सवाल है, आप कैसे बोलते हैं, स्पीच है आपकी। तीसरा मैंने कहा था कि द डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स, वो भी हम इसी से देखते हैं सेकंड हाउस से। एंड वी आल्सो सी अबाउट द अननेचुरल सेक्स फ्रॉम द सेकंड हाउस। तो ये चीजें मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सेकंड हाउस के लिए। फोर्थ हाउस को अगर हम देखें तो फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ डोमेस्टिक हैप्पीनेस, डोमेस्टिक कंफर्ट। और अगर फोर्थ हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट होते हैं तो नेचुरली योर होम बिकम्स ए हेल, कि आपको हमेशा झगड़ा होता है, जैसे आप घर में घुसते हैं आप झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो डिस्प्यूट होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ऑन द प्रॉपर्टी मैटर्स, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा जो इंटरफेरेंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इन लॉस इन योर मैरिटल लाइफ, दैट आल्सो बी एग्जामिन्ड फ्रॉम द फोर्थ हाउस। फिर सेवेंथ हाउस के ऊपर आते हैं। सेवेंथ हाउस जैसा फर्स्ट हाउस आपके लिए है, ऐसा ही सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस के लिए है। बट देन एट्थ हाउस हम देखते हैं, एट्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसा मैंने कहा था कि दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है, मतलब सेपरेशन, डाइवोर्स वगैरह हम इसी हाउस से देखते हैं। दिस इज सेकंड फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। तो आपके स्पाउस के लिए मारक स्थान भी हो गया और स्पाउस की वेल्थ भी हो गया, मारक भी हो गया, वेल्थ भी हो गया। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं, तो दैट आल्सो वी एग्जामिन फ्रॉम द एट्थ हाउस, कि एट्थ हाउस में जब मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो देन यू आर लाइकली टू गेट इन्वॉल्वड इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस आल्सो। इसके बाद जो कहा गया कि अगर एट्थ हाउस में ये जो मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, मार्स, राहु, इसमें से दो या दो से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, तो जो आपकी मैरिज होती है वो इस ढंग से होती है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू योर फैमिली और द सोसाइटी, और वो मैरिटल बॉन्ड भी वीक होता है, वो मैरिज बहुत दिनों तक चलती भी नहीं है। तो एट्थ हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन टुडेज पर्सपेक्टिव, बिकॉज जो मेन प्रॉब्लम है मैरिज की दो ही हैं, एक तो सेपरेशन, डाइवोर्स, एंड सेकंड इज द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस आल्सो। तो इन दोनों के लिए एट्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेनली जो आजकल हम लोग देखते हैं वो एट्थ हाउस को ही ज्यादा डिटेल में एनालाइज करते हैं कि मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी है। फिर अगर हम ट्वेल्थ हाउस को देखें, ट्वेल्थ हाउस एज यू नो दैट इज हाउस ऑफ लॉस या एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इंडिकेट करता है। देन इट इज द हाउस ऑफ स्लीपिंग कंफर्ट्स, शैया सुख जिसको हम बोलते हैं, कि फोर्थ हाउस से तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम घर का ताला खोलते हैं हस्बैंड वाइफ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, बट ट्वेल्थ हाउस में जब वो सोने के लिए जाते हैं वहां झगड़ा होता है, तो दैट इज द स्लीपिंग कंफर्ट्स, उसको इफेक्ट करता है। देन एट्थ हाउस से हमने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हम देखते हैं, बट ट्वेल्थ हाउस से हम एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स देखते हैं, रिलेशंस ना हो बट पर्सन गेट्स इन्वॉल्वड इन द एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स। इम्पोर्टेंसी है, जो वेनरल डिसीजेस हैं, और इसके अलावा जो इंटरफेरेंस है फ्रॉम द रेस्पेक्टिव फैमिलीज इन योर मैरिटल लाइफ, वो भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। और ये 6 हाउसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं मैरिज के लिए, और 6 हाउस का मतलब है कि ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स, क्योंकि कोई ना कोई लॉर्ड होगा उन हाउस का, कोई ना कोई कारक होगा, तो ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स गेट इन्वॉल्व। और जब कारक का जहां तक सवाल है मैरिज का, हमने देखा कि जुपिटर इज द कारका फॉर फीमेल और वीनस इज द कारका फॉर मेल। और जो सेक्स इन्वॉल्व है मैरिज के अंदर, तो सेक्स का कारक जुपिटर है
सॉरी, हाँ जुपिटर है, सॉरी वीनस है इन द केस ऑफ मेल और मार्स है इन द केस ऑफ फीमेल। तो ये सेक्स का कारक है। तो ये सब चीजें हम एग्जामिन करेंगे विद द व्हाइल वी देन आफ्टर दैट वी स्टडी द नवांश चार्ट। तो ये सारी चीजें हम अगर हम लग्न चार्ट में एक बार देख लेंगे इन हाउसेस को, तो ये हमें पता लग जाता है कि मैरिज में किस टाइप की प्रॉब्लम इंडिकेटेड है। क्योंकि अगर 4th हाउस में है तो नेचुरली आपका जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है। 12th हाउस में कुछ प्रॉब्लम है तो स्लीपिंग कंफर्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं। 8th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका सेपरेशन, डाइवोर्स एंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस को इंडिकेट करता है। तो वो हम लोग उसको सारे हाउसेस को देखते हैं। और जब नवांश चार्ट का जहाँ तक सवाल है तो जैसा एज यूजुअल कि जो नवांश चार्ट का लग्न जो है दैट शुड बी वेल प्लेस्ड या स्ट्रांग होना चाहिए। और जब तक नवांश चार्ट का लग्न स्ट्रांग नहीं होगा आपको मैरिटल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने D7 चार्ट में प्रोजेनी के लिए कहा था कि जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होगा आपको संतान सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही अगर जब तक D9 चार्ट में या नवांश चार्ट में लग्न स्ट्रांग नहीं होगा जब तक आपको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। लग्न प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और लग्न के अलावा या बाकी जो हम हाउसेस को भी एग्जामिन करेंगे, बट वी सी मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस नवांश चार्ट, लॉट ऑफ थिंग्स वी एग्जामिन विद द हेल्प ऑफ नवांश चार्ट एंड इट्स रियली ए वेरी वेरी यूजफुल चार्ट। जैसा आप देखेंगे जब हम स्टडी करेंगे कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी चीजें हम इससे देखते भी हैं। तो ये काफी हमारी लाइफ के लिए काफी एक यूजफुल चार्ट बन जाता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि इसको हमेशा लग्न चार्ट के साथ बनाया जाता है, जिससे कि आप उसको भी साथ में जरूर देख लें। और जैसा अभी हमने देखा था कि कुछ प्लैनेट जो लग्न में वीक लग रहे थे और अगर हम उसको नवांश चार्ट में अगर वो स्ट्रांग हो जाते हैं तो उस प्लैनेट को हम कहते हैं कि थोड़ा सा उसको बल मिल जाता है या स्ट्रांग हो जाता है। या लग्न चार्ट में कोई प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है और नवांश में अगर वीक हो जाता है तभी भी हम कहते हैं कि कुछ प्लैनेट वीक हो जाता है वो प्लैनेट जो है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एग्जामिन करेंगे जितने भी जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ वगैरह कैसे हम देखेंगे। उस पर्पस के लिए तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, बट जो भी मैरिज के हाउसेस हैं उनको एग्जामिन करेंगे, कारक की पोजीशन को एग्जामिन करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हम बहुत सारी दूसरी चीजें भी हम एग्जामिन करेंगे। इवन जो इष्ट देवता है वो भी हम नवांश से ही निकालते हैं। और नवांश में जो और कई सारी चीजें हैं कि एक वर्ड हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं वो है कारकांश। कारकांश, कारकांश का मतलब ये होता है कि जो जेमिनी सिस्टम में जो कारक होते हैं, देखिए पराशर सिस्टम में तो कारक फिक्स्ड हैं। जैसे हमने कहा कि सन हमारे फादर का कारक है, आत्मा का कारक है, मून हमारी मदर का कारक है, माइंड का कारक है। लेकिन जेमिनी सिस्टम में ये कारक फिक्स्ड नहीं होते हैं, दे डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप। और उसमें कहते हैं कि जो प्लैनेट जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उस प्लैनेट को हम आत्मकारक कहते हैं। दैट प्लैनेट बिकम्स द आत्मकारक और ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट। और जब हम डिग्री निकालते हैं, बाकी सब प्लैनेट की डिग्री तो ठीक है, लेकिन जब राहु केतु की डिग्री काउंट करते हैं तो आप 30 में से माइनस करके करते हैं। तो जिस प्लैनेट की जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट डिग्री होती है वो प्लैनेट हमारे लिए आत्मकारक प्लैनेट बन जाता है। और आत्मकारक प्लैनेट जिस नवांश में होता है, आत्मकारक प्लैनेट जिस नवांश में होता है उसको हम कारकांश कहते हैं। और उसका हम बहुत जगह यूज करते हैं, पर्टिकुलरली इन फाइंडिंग आउट योर इष्ट देवता आल्सो, उसमें भी हम यूज करते हैं। और वर्गोत्तम प्लैनेट के बारे में भी हमने पढ़ा कि जब भी प्लैनेट किसी भी लग्न चार्ट में और किसी भी डिविजनल चार्ट में एक ही साइन में होता है तो दैट प्लैनेट बिकम्स वर्गोत्तम विद रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट। और उस डिविजनल चार्ट के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बन जाता है, अच्छे रिजल्ट देने वाला बन जाता है। बट नवांश चार्ट में वर्गोत्तम होना, इट हैज ए डिस्टिंक्ट मीनिंग एक्चुअली। उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि हम कहते हैं कि वाकई में ही जो प्लैनेट बहुत स्ट्रांग हो गया, या किसी का लग्न भी अगर D9 चार्ट में वर्गोत्तम हो जाता है तो देन लग्न बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रांग प्लैनेट। तो वर्गोत्तम को हम पर्टिकुलरली नवांश चार्ट में एक अलग एक स्पेशल दृष्टि से हम उसको देखेंगे। और जैसे ही प्लैनेट नवांश चार्ट में वर्गोत्तम होता है तो नॉर्मली वी से कि इट बिकम्स ए गुड प्लैनेट फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ।
तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इसमें एक और भी है 64th नवांश हम बोलते हैं, खर नवांश भी बोलते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द नवांश चार्ट, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट ये सारी चीजें हम इसमें से देखेंगे। और इसको हम मुहूर्त के लिए भी बहुत यूज करते हैं, और पर्टिकुलरली कुछ प्लैनेट की पोजीशन को देखने के लिए भी। तो पहले मैं सबसे पहले जो एक वर्ड हम यूज करते हैं, पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द नवांश चार्ट एक्चुअली। तो ऐसा कहते हैं कि हर प्लैनेट, हर साइन जब कोई राइज करता है तो उसकी एक पर्टिकुलर डिग्री होती है। उस डिग्री को हम पुष्कर भाग कहते हैं उस राशि का। जैसे कभी एक नंबर साइन अगर राइज कर रहा है और साथ में 21 डिग्री है, तो वी से कि दिस इज द पुष्कर पार्ट ऑफ दैट राशि। एक नंबर साइन में 21 डिग्री का जो पॉइंट है, दैट इज नोन एज ए पुष्कर पार्ट ऑफ दैट राशि। दो नंबर साइन है तो उसमें जो 14 डिग्री है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए पुष्कर पार्ट ऑफ द राशि। थर्ड साइन है उसमें 24 डिग्री है, दैट इज द पुष्कर पार्ट ऑफ द राशि। इसी तरह से हर साइन में एक पर्टिकुलर डिग्री आप देख रहे हैं, दैट बिकम्स द पुष्कर पार्ट ऑफ द राशि। अब these are supposed to be the very auspicious part of that राशि, very auspicious part of the राशि। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता मुहूर्त वगैरह निकालने के लिए, या बहुत इमरजेंसी होती है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करें। तो उसमें अगर देखिए हर 2 घंटे में एक नया साइन राइज करेगा, असेंडेंट होगा उसका जो है, तो अगर हम उस पर्टिकुलर 2 घंटे में इफ वी सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर डिग्री and we do that work at that time, तो उसमें that success is indicated at that time. So this is so auspicious part of that राशि कि एक नंबर राशि में जैसे 21 डिग्री अगर राइज कर रहा है, तो उस टाइम अगर आप कोई भी शुभ काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर आपको उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज नोन एज द पुष्कर पार्ट ऑफ द राशि। एंड व्हाट यू आर फाइंडिंग कि दिन में कितने होंगे पुष्कर पार्ट? 12 राशियां निकलेंगी तो 12 पुष्कर पार्ट you will get in a day, so at least you get 12 मुहूर्त points, and these are really good मुहूर्त एक्चुअली। जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप ये देख लीजिए कि इस पर्टिकुलर साइन राइज कर रहा है और इसकी पर्टिकुलर डिग्री राइज कर रही है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। और इसी को अगर हम नवांश से कनेक्ट करें इस पर्टिकुलर डिग्री को, तो व्हाट यू फाइंड कि ये जो पर्टिकुलर डिग्री है, इससे आपको 24 नवांश मिलते हैं। इससे हमें 24 नवांश मिलते हैं। ये जो पर्टिकुलर डिग्री हमने देखी थी, हाँ, जो पर्टिकुलर डिग्री देखी थी वो किस नवांश में जाएंगी, तो उसमें अगर आप जब कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट वी फाइंड कि जो फायरी साइंस है 159, उसमें 7th और 9th नवांश पुष्कर नवांश होता है, 7th और 9th नवांश। और अर्दी साइंस में 2, 6, 10 में 3rd नवांश एंड 5th नवांश पुष्कर नवांश होता है। एरी साइन में जो 3, 7, 11 साइन है उसमें 6th एंड 8th नवांश पुष्कर नवांश होता है। और वॉटरी साइन में 4, 8, 12 में 1st एंड 3rd नवांश जो है वो पुष्कर नवांश। पहली चीज तो ये देखेंगे कि पुष्कर नवांश के लॉर्ड सबके बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, और कोई भी प्लैनेट अगर पुष्कर नवांश में होता है नवांश चार्ट में अगर कोई भी प्लैनेट पुष्कर नवांश में होता है, तो दिस प्लैनेट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल एक्चुअली, सपोज टू बी द वेरी ऑस्पिशियस पोजीशन ऑफ एनी प्लैनेट व्हिच फॉल्स अंडर पुष्कर नवांश। अगर इन राशियों में है और इन नवांश में अगर फॉल करता है तो हम कहेंगे पुष्कर नवांश में। और पुष्कर नवांश में जो कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड हो, इवन मतलब लग्न चार्ट में हो या कोई प्रश्न कुंडली आप बना रहे हैं उसमें हो, तो डेफिनेटली जो है वो प्लैनेट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो जाता है, बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट हो जाता है। और जो आप नवांश आप देख रहे हैं कि राशियों में हमने कहा कि 12 राशियां होती हैं, तो 12 उसके राशियों के पर्टिकुलर पार्ट्स होंगे जिसको हम पुष्कर भाग कहते हैं। बट जहां तक नवांश का सवाल है, you will get 24 such points in a day, 24 such points in a day। क्या एक दिन में जो है 24 पुष्कर नवांश आपको मिलेंगे। और इट मीन्स पुष्कर नवांश विल अपीयर once in a hour, हर घंटे में एक बार जो है वो पुष्कर नवांश आपको मिलेगा। एंड इट्स वंडरफुल टाइम एक्चुअली कि अगर पुष्कर नवांश अगर चल रहा है तो उस टाइम अगर कोई भी आप शुभ काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी।
कोई भी प्लैनेट अगर पुष्कर नवांश में प्लेस्ड होता है आपके हॉरोस्कोप में, तो दैट प्लैनेट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट। उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये पुष्कर नवांश है, क्योंकि पुष्कर नवांश का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ड को हम बहुत बार बार यूज भी करते हैं, तो वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पुष्कर नवांश। बट यही है कि कोई भी प्लैनेट अगर पुष्कर नवांश में आ रहा है आपके हॉरोस्कोप में, तो दैट प्लैनेट गेट्स द स्पेशल सिग्निफिकेंस, इट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट एक्चुअली। और मुहूर्त के लिए भी कोई भी अगर आपको काम करना है तो हर घंटे में आपको एक मुहूर्त मिल रहा है, एंड दिस आर द वंडरफुल मुहूर्तास। तो अगर कोई भी काम आपको करना है तो इस पर्टिकुलर मुहूर्त में आप कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे इसको, बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्टॉपिंग हियर एक्चुअली। और नाउ इट्स योर टर्न, आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। सर ये आप पुष्कर नवांश जो कह रहे हैं, मतलब उसमें अगर 3 नंबर का नवांश है तो वो लगन में होना चाहिए प्लैनेट का? लगन में होना चाहिए मतलब नहीं, नवांश अगर 3 नंबर का है, आप कह रहे हैं ना पुष्कर नवांश होगा ये। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि एक नंबर साइन में, एक नंबर साइन में 7th नवांश जो होता है वो पुष्कर नवांश। एक नंबर साइन में लगन मगर एक नंबर का है, नॉट लगन, साइन, साइन की बात हो रही है, राशि की बात हो रही है। कोई प्लैनेट अगर एक नंबर राशि में प्लेस्ड है तो उसका 7th नवांश पुष्कर नवांश। क्या मतलब हुआ? 7th नवांश कौन सा होगा? मैंने कहा कि हर नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो 10 डिग्री में 3 नवांश आ गए, 20 डिग्री में 6 नवांश हो गए, तो 7वां नवांश हुआ 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक, 20 to 23 डिग्री 20 मिनट्स। तो अगर प्लैनेट की एक साइन में, जो एक नंबर साइन में प्लेस्ड है और उसकी डिग्री 20 से 23 डिग्री 20 मिनट्स तक है, तो हम कहेंगे कि दैट प्लैनेट इज प्लेस्ड इन द पुष्कर नवांश। इस तरह से दिस इज नॉट हाउस, दिस इज द साइन, कि हमें ये देखना है कि प्लैनेट कौन से साइन में प्लेस्ड है, प्लैनेट कौन से, जैसे हमने कहा कि अर्धी साइन में, जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट 2 नंबर साइन में प्लेस्ड है और उसका 3rd नवांश हमने कहा कि पुष्कर नवांश होता है, तो 3rd नवांश की डिग्री कितनी हो गई? 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक। तो अगर उस प्लैनेट की डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में है तो ये 3rd नवांश हुआ, तो हम कहेंगे कि ये प्लैनेट जो है वो पुष्कर नवांश में प्लेस्ड है, देन इट बिकम्स ए वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट। इस तरह से। थैंक यू। और कोई पॉइंट? सर आपने वैसे तो बता ही दिया सारा बहुत अच्छे से नवांश कुंडली के बारे में, बस मैं 2 लाइन ऐड करना चाह रहा था, क्लास को इसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी कि अगर लगन कुंडली, जैसे अगर शरीर है, लगन कुंडली अगर शरीर है तो नवांश कुंडली उसकी आत्मा की तरह होती है। राइट। और दूसरी एक चीज और, जैसे अगर लगन कुंडली पेड़ है तो उस पर वृक्ष, उस वृक्ष पेड़ पर फल कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, ये नवांश कुंडली की इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नवांश चार्ट एक्चुअली। हाँ जी हाँ, बस आपने बाकी तो सारी चीजें बताई दी, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्लास को बताने के लिए मैंने ये 2 चीज ऐड कर ली सर। नो नहीं, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, इट्स वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? सुधीर जी आप चुप क्यों हैं? सुधीर जी की तबीयत खराब है इस वक्त। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है क्या हुआ? फीवर। माय गॉड, ओहो, अच्छा अच्छा, ध्यान रखिए अपना। आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। हाँ, क्या हुआ? बुखार? बहुत अच्छी तरह बताया जी। बुखार हल्का सा है, अच्छा, नथिंग टू वरी, बट आपने अच्छी तरह बताया है और उस पर वर्कआउट करेंगे। जी जी। और ये बताएंगे राजेश जी को कि उनका सेकंड इशू कब होगा, होगा कि नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है। सुधीर जी मेरा नहीं, बेटे का है। तो 2 हैं राजेश जी का फर्दर रिसर्च करेंगे उस पर। नहीं, राजेश जी का सेकंड इशू पर रिसर्च मत करिए।
अच्छा ज्ञान दिया आपने। चलिए, मतलब यू कैन फाइंड आउट लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली जो हम लोग लग्न चार्ट से नहीं पता चलता है हमको, बट प्रजननी से संबंधित हर चीज आपको सप्तांश चार्ट से बहुत आसानी से पता लग जाता है। सप्तांश चार्ट इज वेरी गुड चार्ट है। या इट्स अ वंडरफुल चार्ट एक्चुअली। जैन साहब, जब आप बोलते हैं तो लगता है हाँ ठीक ठाक है, पर हम लोग नहीं सोच पाते हैं वो चीज। नहीं, वो तो धीरे धीरे आप भी वहीं पहुंच जाओगे, बेटर हो जाओगे मुझसे भी जो है। नहीं वो नहीं। थैंक यू जैन साहब आज के लिए। हाँ, नहीं, वो तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, आप मेहनत कर ही रहे हैं तो नेचुरली कुछ में कोई डाउट नहीं है। अभी तो आगे और भी चार्ट्स आने हैं। कैरियर के लिए दशमांश चार्ट आएगा सर, है ना? हाँ, कैरियर के लिए दशमांश चार्ट आएगा, वो इससे भी इम्पोर्टेंट है। जैन साहब, नवाम चार्ट बनता कैसे, जरूरत नहीं है ना समझने की। वही मैंने बताया इतनी देर से आपको। नहीं, जरूरत क्या है सब याद रखने की, इतना मेहनत तो दिख जाएगा। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आप जा रहे हैं कहीं पर, कोई भी आपको हॉरोस्कोप पकड़ा देगा, उसमें वो नहीं होगा, क्योंकि जितने भी जो पुराने लोग आते हैं या पंडितों से बनवा के लाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, एक चार्ट बना होता है खाली बस। तो मैनी टाइम्स इट मे बी रिक्वायर्ड कि आपको देखना पड़े कि कौन से नवांश में जा रहा है ये प्लैनेट जो है। तो साहब बनाने में तो बहुत टाइम लगता होगा फिर इसका। नहीं, बनाने में नहीं, बहुत जल्दी, मतलब आप सोच लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री का है तो किस साइन में होगा। ऐसे किशन रईस जी को रेफर कर देंगे हम तो, भैया वहां जाके सब चीज दिखाई देती है। बट आजकल फायदा ये है कि मोबाइल में आपको मिल जाता है सब कुछ। एग्जाम्पल लें इसका। किसका? बहुत इजी है बनाना नवांश चार्ट। आप कुछ मत करिए, 1-10-7-4 याद कर लीजिए। 1-10-7-4 जो रिवर्स सीक्वेंस है क्वाड्रेंट की, तो 1-10-7-4 1-10-7-4 1-10-7-4, तो ये इसी सीक्वेंस में ये पहला नवांश शुरू होता है। जैसे पहले साइन में 1 नंबर से शुरू होगा, दूसरे साइन में 10 नंबर से शुरू होगा, थर्ड साइन में 7 नंबर से शुरू होगा, फोर्थ साइन में 4 से होगा, फिर 1-10-7-4, फिफ्थ साइन में 1 से होगा, 6 में 10 से होगा, 7th में 7 से होगा, 8th में 4 से होगा, इस तरह से 1-10-7-4 1-10। तो ये हॉरोस्कोप एक स्टडी करें इसके लिए, डीना नवांश चेक करने के लिए। मैं बता दूं आपको मैं टाइम बताऊं? ये है, देख लीजिए कि हमें ये देखना है कि मून किस नवांश में होगा। यहाँ देखिए मून 3 नंबर राशि में है, 3 नंबर राशि में है मून, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं। और 3 नंबर में पहला नवांश किसका हुआ? 1-10-7-4 के हिसाब से 7 से हुआ, 7 साइन से हुआ ना पहला नवांश। और डिग्री कितनी है मून की? 21 डिग्री है। 21 डिग्री में कौन सा नवांश हुआ? 7वां नवांश हो गया। मेष के नवांश में आ गया सर। छठा होगा सर, छठा होगा शायद। नहीं, ये 7वां हुआ ना, 21 डिग्री है ना, तो इट इज 7th नवांश। 320 के हिसाब से, हाँ राइट। हाँ, मतलब 20 डिग्री में 6 खत्म हो गया ना वो तो, राइट। तो दिस इज द 7th नवांश। तो 7 से 7 काउंट कर लीजिए, 7 8 9 10 11 12 एक नंबर में आ गया। देखिए 1 नंबर में रखा हुआ है नवांश, तो ये यू कैन काउंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में। अब जैसे जुपिटर है, मान लीजिए ये यहाँ पर किस साइन में है जुपिटर? 10 नंबर साइन में है, कैप्रिकॉर्न साइन में 10 नंबर साइन में है। और 10 नंबर साइन में पहला नवांश किससे शुरू होगा? 10 से शुरू होगा, 1-10-7-4 के फॉर्मूले से अगर आप जाएंगे। और सेकंड नवांश हो जाएगा, सेकंड नवांश हो गया 10 और 11, 11 में आएगा जुपिटर, ये 11 में है जुपिटर। तो इस तरह से मतलब ये नवांश चार्ट का कम से कम आपको पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा जरूरत पड़ती है इसकी। तो पर्टिकुलरली और किसी डिविजनल चार्ट की जरूरत नहीं है, बट नवांश चार्ट का आइडिया होना चाहिए। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ दूं मैं? क्या, किस लिए? ये चेक, मैरिज का चेक करने के लिए। अभी मैरिज का हमने नवांश डिस्कस कहाँ किया? नेक्स्ट क्लास में आप दे देना। ठीक है, अभी तो हमने डिस्कस किया नहीं है ना इसको। नो अदर क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन 7.5 से कनेक्टेड है, पूछूं क्या? हाँ पूछिए, जरूर पूछिए। आपने बताया था कि मून से 45 डिग्री जो सैटर्न आता है तो 7.5 स्टार्ट होती है। बिल्कुल।
तो वो हम उसे कैसे मतलब काउंट करते हैं? जैसे कि अगर किसी के फर्स्ट हाउस में लगन में मकर राशि है। मैं बताता हूँ। हाँ जी। यहाँ देखिए मून कितने डिग्री का है, 21 डिग्री का है। मून जो है 21 डिग्री का है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ इस राशि में मून 21 डिग्री का है, तो इसके पीछे हमें 45 डिग्री पीछे जाना है, 45 डिग्री पीछे जाना है। तो 21 का मतलब 9 डिग्री तो ये हो गया इधर इसी साइन में पीछे। हाँ जी, ठीक है। और 30 डिग्री यहाँ हो गया, 39 डिग्री हो गया, ठीक है। और 6 डिग्री हमें यहाँ चाहिए। तो इसका मतलब इस साइन में जब प्लैनेट 24 डिग्री पर आएगा शनि, हाँ जी, तो 7.5 शुरू हो जाएगी। और नॉर्मली हम समझते हैं कि जब 7.5 शुरू होगी जब यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन वो 6 डिग्री पहले शुरू होगी और जल्दी खत्म हो जाएगी। इससे जब 45 डिग्री आगे चला जाएगा तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सही है क्वेश्चन। चलिए ठीक है देन, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नवांश करेंगे एंड देन वी गो टू द D10 चार्ट, द सन चार्ट आल्सो। ठीक है सर, थैंक यू। ओके देन, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर। थैंक यू।